इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइंडिंग इंफॉर्मेशन पैराग्राफ जो क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग में उसके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस जो है डिफ़िकल्ट लगते हैं। पहले हम देखेंगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट फैक्ट ये है कि यू नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ। आपको एक एक पैराग्राफ का आइडिया होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ये स्पेसिफिकली चेक करता है आपकी स्कैनिंग स्किल्स, कि आपकी जो स्कैन करने की स्किल है वो कैसी है। दूसरी चीज़ है नॉलेज ऑफ वोकेबलरी। आपकी जो नॉलेज है वोकेबलरी की वो कैसी है, कि आप सिनोनिम्स जानते हो, पैराफ्रेजिंग आप देख के चेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते। थर्ड थिंग है दीज क्वेश्चंस डू नॉट कम इन ऑर्डर। ये क्वेश्चंस जो हैं ये पैराग्राफ के ऑर्डर के साथ नहीं चलते, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ है अनलाइक मैचिंग हेडिंग्स। जैसे एक मैचिंग हेडिंग क्वेश्चन है आइल्स रीडिंग में, ये वैसा नहीं है। मैचिंग हेडिंग में क्या है कि आपको मेन आइडिया जो भी होता है क्वेश्चन का, पैराग्राफ का, उसमें आपको आंसर मिल जाता है। बट इसमें जो आंसर होता है वो मेन आइडिया में कभी कभी ना हो के पैराग्राफ के किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो आपको मेन आइडिया मिलने से इसका आंसर नहीं मिलेगा। आपको मेन चीज़ जो देखनी है इसमें वो है आपकी स्कैनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको वोकेबलरी की नॉलेज होनी चाहिए। आप जो भी वर्ड देखो उसकी पैराफ्रेजिंग आप देख के पता कर लो कि वही वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है। अभी देखते हैं इसकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। ये स्ट्रेटजी है जो हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ये है कि डू द अदर क्वेश्चंस फर्स्ट इन द पैसेज टू बिकम फेमिलियर विद पैराग्राफ्स। अगर आप बाकी क्वेश्चंस करते हो जो इसके साथ दिए हुए हैं और आप फेमिलियर हो जाते हो पैराग्राफ्स के साथ, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। दूसरी चीज़ है स्किम 2 सेंटेंसेस ऑफ ईच पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ के 2 सेंटेंसेस जो हैं उसको स्किम करो आप। उसको स्किम करने के बाद आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा पैराग्राफ का कि उस पैराग्राफ में क्या आने वाला है, उससे काफ़ी हेल्प होती है। थर्ड थिंग ये है कि जो कीवर्ड हैं वो बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करने हैं। कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी भी चीज़ को कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और काफ़ी तर जो वो कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं वो पीछे उनको नहीं मिलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पैराफ्रेज होते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप स्ट्रॉन्ग कीवर्ड सेलेक्ट करो, जैसे नाउन्स, फ्रेजेस या नंबर्स। अगर वो आप चूज़ करते हो तो आप इजीली लोकेशन जो है फाइंड कर सकते हो। और मल्टीपल कीवर्ड्स चूज़ करने हैं, 2 से 3 कीवर्ड्स चूज़ करने चाहिए आपको। अगर आप एक कीवर्ड्स लेके चलते हो और अगर वो आपको नहीं मिलता तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ये सारा कुछ हम करेंगे। फोर्थ जो है वो है कि आप जब सारा कुछ ये कर लेते हो, जो भी आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उसके सिनोनिम्स या उसकी पैराफ्रेजिंग अगर आप थोड़ी सी सोच सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो माइंड में आप बना के चलोगे तो आपको जो पैराफ्रेजिंग की होगी टेक्स्ट में वो ईजिली मैच कर जाएगी। फिफ्थ है गो टू द पैराग्राफ्स इन विच यू थिंक यू माइट फाइंड द आंसर। जैसे कि हमने पहले दो दो सेंटेंसेस ईच पैराग्राफ के पढ़े होंगे, तो हमें हिंट होगा कि कौन से पैराग्राफ में किस चीज़ की बात हो रही है, और उसी चीज़ से हम वो पैराग्राफ को उस चीज़ के लिए ही चेक करेंगे जो हमारे पास उस टाइम पे क्वेश्चन होगा। तो ये सारा अप्लाई करके हम देखेंगे। हमारी जो फर्स्ट चीज़ है स्ट्रेटजी की वो ये है। जैसे जैसे मैं इनको कंप्लीट करता जाऊंगा स्ट्रेटजी के जितने भी स्टेप्स हैं वो हम उसको हाईलाइट करते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप ये है हमारा, इसको हम देखते हैं क्या करना है इसमें। इसमें हमें करना है डू दी अदर क्वेश्चंस फर्स्ट। अब हम देखते हैं हमारे पास जो पैसेज में क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो कौन से हैं। एक हमारे पास ये है फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन इन पैराग्राफ। ये हम पहले कभी भी नहीं करते अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रेटजी। जो ये वाला है हमारे पास क्वेश्चन टाइप समरी, इसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो आपको दिख जाएगा इस वीडियो में। अभी हम क्या करेंगे, इसको करने का क्या तरीका है, आप यहाँ पे आओ, कीवर्ड सेलेक्ट करो, जो जो कीवर्ड्स आपके पास हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लोकेशन फाइंड करेंगे। ये जो नेम्स हैं इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक कीवर्ड है नॉर्थ वाला, नॉर्थ वेस्टर्न, ये भी इजीली मिल जाएगा हमें। ये तो होगी लोकेशन की बात। अभी हमारे पास जो यहाँ पे कीवर्ड्स पास में है इसके ब्लैंक के, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बाय कलेक्टिंग द डैश ऑफ समथिंग ऑफ स्नेल्स एंड एनालाइजिंग देम। अब स्नेल्स अगर हमें कीवर्ड मिल जाता है यहाँ पे तो हमें जो आंसर है वो इजीली मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास है वाटर लेवल्स। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे रीजन। देन हमारे पास है वेपोरेशन।
इसके बाद है हमारे पास सिंग्स टीम, नेम है सरनेम है तो इजीली मिल जाएंगे। मिलेनिया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट कंडीशंस। इसके बाद हमारे पास है रीजन। यहाँ तक वैसे आने की नीड नहीं है। अगर हम ये सारे कीवर्ड्स फाइंड कर लेते हैं तो हमें समरी की सारी लोकेशन मिल जाएगी। उसके बाद जस्ट हम आंसर्स फाइंड करेंगे, उनको लगा के आगे निकलेंगे। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है। सो जो भी कीवर्ड्स हमने देखे हैं एक बार देख लें। यामा दीक्षित, डेविड, नॉर्थ वेस्टर्न, वाटर लेवल, स्नेल्स, वेपोरेशन, पीटर एंड सिंग्स टीम। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये जो क्वेश्चंस हैं, जो पैसेज 3 है वो हमारा 27th क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो 32nd क्वेश्चन है। तो हमें ये माइंड में रखना है कि ये जो क्वेश्चन टाइप्स हैं 32nd वाले, ये हमें पैराग्राफ की स्टार्टिंग में मिल जाए ऐसा बहुत कम होता है। तो हम इनको स्टार्टिंग में ना ढूंढ के अपना टाइम सेव करेंगे और हम इनको पैराग्राफ जहाँ पे हमारे एटलीस्ट 3-4 पैराग्राफ ओवर होते हैं हमें वहाँ पे देखना चाहिए। और बीच में अगर कहीं हमें मिल जाता है तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे। यहाँ पे पीटर की बात हुई है बट इसको इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे सिंह की बात नहीं हुई है, उनकी टीम की बात नहीं हुई है, ना ही यामा दीक्षित की बात हुई है यहाँ पे ऊपर। इसके आगे चलेंगे हम। ये पैराग्राफ में भी कोई ख़ास बात नहीं हुई है। आपको जल्दी से स्कैन करना है। स्कैनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे हम स्कैनिंग स्किल ही यूज़ कर रहे हैं अकेली। जब आप कोई भी कीवर्ड फाइंड करने जा रहे हो तो सिर्फ स्कैनिंग करो, बिल्कुल भी रीडिंग मत करो, बिल्कुल भी स्किमिंग मत करो। यहाँ पे पीटर की बात हुई है, सिंह की बात हुई है, बट यहाँ पे इनकी टीम की बात नहीं हुई। आर्कोलॉजिकल साइट्स की बात हुई है। बाकी आगे अलग बातें हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न स्नेल्स, ऊपर हमें कहीं नहीं मिला है। अगर सिंह की बात करें तो हमें मिलेनिया भी नहीं मिला, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट, ये कुछ नहीं मिला यहाँ पे। तो ये राइट लोकेशन नहीं है। इस पैराग्राफ में हमें नाम मिलता है यामा दीक्षित का और साथ में हमें डेविड का नाम मिलता है। और इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न भी मिल जाता है। इसके बाद कौन सा कीवर्ड था हमारे पास, स्नेल्स, वाटर लेवल्स एंड रीजन, ये भी देख लेते हैं। स्नेल्स की बात यहाँ पे मिल जाती है हमें। इसके साथ हमें चाहिए वाटर लेवल्स एंड रीजन। रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। वाटर लेवल्स हमें नहीं मिला यहाँ पे, वाटर की बात यहाँ पे हुई है। बाकी के कीवर्ड्स भी देख लेते हैं हम। रीजन तक हम फाइंड कर चुके हैं। वेपोरेशन, आगे पीटर एंड सिंग्स टीम। यहाँ पे वेपोरेशन मिलता है हमें। ड्राउट, ड्राउट भी एक कीवर्ड देखा था मैंने पीछे, आई थिंक वो गिवन है। ड्राउट की बात यहाँ कहीं हुई पड़ी थी, ये वाली है। अब पीटर एंड सिंग्स टीम, ये कीवर्ड्स मिलने चाहिए हमें। ये यहाँ पे कहीं भी गिवन नहीं है, ना ही यहाँ पे गिवन है। ये यहाँ पे भी खास गिवन नहीं है। यहाँ पे सिंह का नाम लिखा हुआ है बट इनकी टीम की बात नहीं हुई है। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं पीटर एंड सिंग्स टीम। अब इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पे मिलेनिया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्लाइमेटिक कंडीशंस और रीजन। मिलेनिया की बात यहाँ पे होती है। अभी हमें चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस दी हुई हैं यहाँ पे। ग्रोइंग डिफरेंट वेदर सिस्टम्स दिया हुआ है। कल्टीवेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स,
यहीं तक है जो बात हुई पड़ी एग्रीकल्चर की सारी, कि ये हमारी फुल लोकेशन है समरी की। अगर आप ऐसे समरी की लोकेशन फाइंड कर लेते हो, उसके बाद आपका सारा काम स्कैनिंग का जो है वो ओवर है। उसके बाद आपको स्कैनिंग स्किल यूज़ नहीं करनी। इसके बाद आपको सिर्फ जो यूज़ करनी है वो है आपकी ग्रामर। अभी यहाँ पे क्या है, बाय कलेक्टिंग द डैश ऑफ स्नेल्स। अभी हमें जो चाहिए वो स्नेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। डैश ऑफ स्नेल्स मतलब स्नेल्स की कोई चीज़, ठीक है। तो अगर हमें स्नेल्स मिल चुका है तो हम चेक कर लेते हैं उसकी कौन सी चीज़ की बात हुई है। रिसर्चर गैदर्ड शेल्स ऑफ, ये जो स्नेल्स हैं उनकी स्पीसीज़ का नाम दिया है और स्नेल्स हैं, तो यहाँ पे आंसर जो है वो शेल्स आएगा। शेल्स हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दे डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ अ चेंज इन वाटर लेवल्स इन अ डैश। यहाँ पे भी ग्रामर यूज़ करेंगे हम। ए लिखा हुआ है मतलब कि हमें सिंगुलर वर्ड चाहिए जो हमारा आंसर आना चाहिए। उसके बाद जो आती है इंफॉर्मेशन वो है रीजन, किसी रीजन के अंदर। वाटर लेवल्स इन अ डैश, अगर आप ग्रामर यूज़ करते हो यहाँ पे तो वाटर लेवल्स किस में होते हैं या किस में आ सकते हैं, इन अ डैश। मेजर सोर्स ऑफ वाटर इनटू द लेक्स, एक यहाँ पे बात हुई है। सेडिमेंट्स ऑफ एन एशियंट लेक, यहाँ पे भी बात हुई है। सो हमारे पास जो ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन चाहिए हमें, वो एक प्लेस चाहिए जहाँ पे वाटर लेवल्स होते हैं, और वाटर लेवल्स लेक में ही पाए जा सकते हैं, और कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बात हुई हो। उसके बाद फुल स्टॉप आ जाता है। सो लेक की बात हुई है, लेक हमारा आंसर है। नेक्स्ट, दिस अकर्ड व्हेन देयर वाज लेस डैश दैन वेपोरेशन। अगर हम यहाँ पे ग्रामर देखें तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया दैन के साथ, दैन वेपोरेशन। अब हम देखेंगे वेपोरेशन के साथ किस चीज़ का कंपैरिजन किया गया है जिसको कम बताया है, लेस डैश। अभी वेपोरेशन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, तो इसमें देखते हैं किस चीज़ की बात इन्होंने कंपेयर की है। वेपोरेशन फ्रॉम द लेक एक्सीडेड द रेनफॉल। सो रेनफॉल से वेपोरेशन ज़्यादा थी, एक्सीडेड द रेनफॉल। तो रेनफॉल क्या हुई, रेनफॉल कम हुई वेपोरेशन से, और रेनफॉल आपका आंसर है। सो वेपोरेशन फ्रॉम द लेक एक्सीडेड द रेनफॉल, और यहाँ पे लिखा हुआ उल्टा करके लेस रेनफॉल दैन वेपोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं 35th। Peter and Singh's team are using archaeological records to look at dash from 5 millennia ago in order to know whether people had adapted their agricultural practices to changing climate conditions। अब ये ध्यान रखो कि जहाँ पे आप आंसर लगा रहे हो at dash, उसके बाद जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो भी मैच करनी चाहिए उसी ऑर्डर में। एटलीस्ट 2-3 वर्ड्स तो मैच करने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास मिलेनिया की बात है, और हमारे पास ग्रामर क्या है यहाँ पे, लुक एट समथिंग, किसी चीज़ पे वो देख रहे हैं, किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, यूजिंग आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। सो कौन सी चीज़ है, कोई नाउन चाहिए हमें यहाँ पे, हम देख लेते हैं। Examining archaeological records and trying to understand details of how people led their lives in the region 5 millennia ago। अब इसमें देखें यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता है, बट इसमें कोई भी ऐसी नाउन नहीं गिवन जिसको एनालाइज कर रहे हैं इतने टाइम पहले से। अब डिटेल बोल रहे हैं तो डिटेल को हम आंसर नहीं लगा सकते, डिटेल्स को एनालाइज कैसे करेंगे वो। दे आर एनालाइजिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेन्स, जो ग्रेन्स है वो है आपका आंसर। ग्रेन आंसर क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें वो यूज़ कर रहे हैं आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स टू लुक एट समथिंग, किस चीज़ को देख रहे हैं वो, वहाँ पे हमें ग्रेन्स दिया है फ्रॉम 5 मिलेनिया अगो इन ऑर्डर टू नो वेदर पीपल हैड अडेप्टेड देयर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो उसके बाद की जो बात है, कल्टिवेटेड एट द टाइम ट्राइंग टू वर्क आउट वेदर दे वर ग्रोन अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, ये सारी चीज़ मैच कर जाती है। इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आज का फोकस हमारा है जो
वो है फाइंडिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ये करके फिर हम अपने मेन क्वेश्चंस पे चलते हैं। 36 यहाँ पे है, दे आर ऑल्सो एग्जामिनिंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डैश। भी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर ग्रामर देखोगे आप, उनको एग्जामिन कर रहे हैं, उनमें से एक किसी चीज़ का नाम हमें मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग डैश। सो हमें किसी ऑब्जेक्ट्स का नाम मिलना चाहिए उसमें से एक। इसकी जो लोकेशन है वो रीजन के आसपास मिलेगी हमें। रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम पहले हाईलाइट करना भूल गए थे। अब यहाँ से सेंटेंस देखते हैं, वेदर टाइप ऑफ पोट्री यूज्ड एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर मैनुअल मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर में से देख रहे हैं स्पेसिफिक रीजन्स में, तो इसमें से जो हमें सीधा सीधा दिख जाता है वो ये है वर्ड ऑब्जेक्ट्स में से, तो ये लास्ट आंसर है समरी का। अब इसको करने का फ़ायदा ये है, हमने जी पैराग्राफ यूज़ कर लिया है समरी के लिए, तो जी पैराग्राफ जो है उसको हम अपने जो दूसरे फाइंडिंग इंफॉर्मेशन वाले पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चन है उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा बहुत कम है कि जहाँ से समरी उठाई होती है वहाँ से दोबारा आइल्स कोई क्वेश्चंस हमें दे, तो इनको हम एटलीस्ट फॉर बिगनिंग तो इनको लीव करेंगे, हम इनको ना देख के हम बाकी पैराग्राफ्स को देखेंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे पैराग्राफ्स के लिए, तो इसलिए ईजी हो जाएगा। तो ये दो पैराग्राफ्स हमने लीव कर दिए, ई एंड जी। अभी आगे चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये हम कर चुके हैं। डू दी अदर क्वेश्चंस फर्स्ट, ये हम कर चुके हैं, और हमने लीव आउट भी कर दिए हैं पैराग्राफ्स जो हमने यूज़ किए हैं। सो हमारे पास ऑप्शंस कम है अब पैराग्राफ्स के। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, स्किम 2 sentences ऑफ ईच पैराग्राफ टू गेट अ हिंट ऑफ ऑल पैराग्राफ्स। ये वाला जो है अभी हम करेंगे। अभी हम चलते हैं पैसेज पे, फर्स्ट से शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट को स्किम करते हैं। फर्स्ट जो आपका फुल सेंटेंस है वो यहाँ तक है, द हरप्पन civilization of ancient Pakistan India flourished 5000 years ago but 1000 years later their cities were abandoned। उसके बाद वो ख़त्म हो गई सिटीज़, ये हो गया। सेकंड क्या है, द हरप्पन civilization was a sophisticated bronze age society who built mega cities, traded internationally in luxury craft products and yet seemed to have left almost no depiction of themselves। ये सेकंड है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है हरप्पन सिविलाइजेशन की और उनके कल्चर के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट 2 sentences, इसमें पता लग जाएगा हमें क्या है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस टू टेल अस अबाउट द राइज ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। के राइज के बारे में हमें पता है बट रिलेटिवली लिटल अबाउट इट्स फॉल, उसके फॉल के बारे में नहीं पता। ये यहाँ तक है, मतलब उनका राइज तो हुआ है, उसके बाद जो फॉल हुआ है उनकी सिविलाइजेशन का उसका नहीं पता, इसके बारे में बात हो रही है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ तक नेक्स्ट सेंटेंस है, एज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड सिटीज़ वर बिल्ट दैट हैड ग्रेट बाथ, क्राफ्ट वर्कशॉप, पैलेसेस, हॉल्स लेड आउट इन डिस्टिंक्ट सेक्टर्स। सो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बताया है कि जो सिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ी थी तो उसमें क्या क्या बनाया गया था, उसकी एक लिस्ट दी है हमें, ये कॉमर्स देख सकते हैं हम, तो नंबर ऑफ़ थिंग्स जो वहाँ पे बिल्ट की गई थी। सो ये उनकी सिटीज़ के बारे में है और उनके राइज एंड फॉल के बारे में है पैराग्राफ। नेक्स्ट देख लेते हैं, सम हैव क्लेम्ड दैट मेजर ग्लेशियर फेड रिवर्स चेंज्ड देयर कोर्स। यहीं से स्टार्ट है ये। कुछ को लगता है कि जो ग्लेशियर फेड रिवर्स थी उन्होंने चेंज किया, ड्रामेटिकली इफेक्टिंग दी वाटर सप्लाई एंड एग्रीकल्चर, और दैट द सिटीज़ कुड नॉट कॉप विद एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो सिटीज़ जो है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ कॉप नहीं कर पाई। दे एग्जॉस्टेड रिसोर्स बेस भी उनका एग्जॉस्ट हो गया, ट्रेडिंग इकॉनमी ब्रोक डाउन हो गई, कम टू इन्वेजन हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एंड एट अदर्स दैट हैव climate change caused an environmental change that affected food and water provision। ये सारा ही कुछ नेगेटिव है। जो फुल सेंटेंस था तो मैंने यहाँ तक पढ़ा है,
अगर फुल सेंटेंस आपका ऊपर ही ओवर हो जाता है तो उतना ही पढ़ोगे आप। सो इसमें सारी नेगेटिव बात हो रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये सारी चीज़ें हुई जिससे सारा इम्पेक्ट पड़ा है, ये सारा कुछ नेगेटिव है। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव होगी स्टेटमेंट तो हम यहाँ पे आके चेक करेंगे कि कैसे ब्रेक डाउन हुआ है इनका, कैसे उनको प्रॉब्लम्स आई हैं। नेक्स्ट, रिसर्च टीम लेड बाय पीटर टुगेदर विद डॉक्टर रविंद्रनाथ सिंह East University found early in their investigation that many of the archaeological sites were not where they were supposed to be, completely altering understanding of the way this region was inhabited in the past. So यहाँ पे इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन की बात हो रही है कि इन्होंने क्या फाइंड किया है कि साइट्स वहाँ नहीं थी जहाँ होनी चाहिए थी। दैट्स ऑल, ये मेन लैंग्वेज है नेगेटिव लैंग्वेज। और उसने चेंज की है अंडरस्टैंडिंग, कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग चेंज कर दी है उसने, ये चीज़ है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव बात है लेके आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को, इन्वेस्टिगेशंस को लेके नेगेटिव। ये हम छोड़ रहे हैं पैराग्राफ, एफ पैराग्राफ। इट हैज़ लॉन्ग बीन थॉट दैट अदर ग्रेट ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन हैज़ डिक्लाइंड एट सिमिलर टाइम पे ही एक और सिविलाइजेशन जो है इसके बारे में बताया है, डिक्लाइन हुआ उसमें। ग्लोबल स्केल क्लाइमेट इवेंट बीइंग सीन एज द कॉज, और ग्लोबल स्केल क्लाइमेट चेंज उसका रीज़न है। इट इज़ पॉसिबल दैट these local scale processes were linked. The real archaeological interest lies in understanding the impact of these larger scales. ये सारी चीज़ें यहाँ तक बताई हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर है ज़्यादा। जी पैराग्राफ हम लीव कर देंगे। एच पैराग्राफ, Peter believes that archaeologists are in a unique position to investigate how past societies responded to environmental and climate change. So एक यूनिक पोजीशन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि पहले पास्ट सोसाइटीज़ कैसे रिस्पॉन्ड करती थी क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल चेंज को। बाय इन्वेस्टिगेटिंग रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल प्रेशर्स एंड थ्रेट वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट। हम पास्ट से सीख सकते हैं। एंगेज विद पब्लिक, ब्ला ब्ला ब्ला, जो सारा कुछ लिखा है उसी के लिए लिखा हुआ है वो, तो उससे सीखा जा सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ये जो चीज़ें हैं अभी मैं स्लो स्पीड में कर रहा हूँ, ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको काफ़ी फास्ट करोगे, स्किमिंग करोगे बेसिकली, रीडिंग नहीं करोगे, और आप इजीली बिना टाइम वेस्ट किए स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करके अप्लाई कर सकते हो। सेलेक्ट द स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स, ये चीज़ करेंगे अभी हम। अब क्वेश्चंस पे आएंगे। क्या क्वेश्चंस है हमारे पास यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन है प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिक्लाइन एक मेन कीवर्ड रहेगा, नेगेटिव लैंग्वेज है, इजीली मिल जाएगी। दूसरा है हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन भी मेन चीज़ है कि इसका अंदाज़ा बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि उनको क्या लगता है क्यों डिक्लाइन हुआ। तो ये तीन कीवर्ड लेके चल सकते हैं हम। नेक्स्ट है रेफरेंस टू अ प्रेजेंट डे एप्लीकेशन ऑफ सम आर्कियोलॉजिकल रिसर्च फाइंडिंग। प्रेजेंट डे एप्लीकेशन आर्कियोलॉजिकल रिसर्च फाइंडिंग्स की। दूसरा है नेक्स्ट थर्ड है डिफरेंस बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड अनदर कल्चर। इसमें डिफरेंस जो है ये कीवर्ड तो नहीं है बट इसको वैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। ये जो है मेन चीज़ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, अनदर कल्चर, ये हमें मिलना चाहिए वहाँ पे, सेम पीरियड भी मिलना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम फीचर्स, फीचर्स किस चीज़ के बारे में? हड़प्पन अर्बन डिज़ाइन, उनकी सिटीज़ के बारे में। ये हमने अभी अभी पढ़ा है, उनकी सिटीज़ में क्या क्या बना हुआ था उसकी लिस्ट दी गई है। डिस्कवरी ऑफ एरर्स, मिस्टेक्स की भी बात हमने पढ़ी है अभी, और आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। सो ये दो चीज़ें तो अभी हमने पढ़ी हैं, पहले हम ये करेंगे। स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अभी देखें क्या करना चाहिए हमें। ये चीज़ होगी थर्ड स्टेप कंप्लीट। हमने 2-3 कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। नाउ थिंक सिनोनिम्स फॉर द कीवर्ड्स। अभी हम कीवर्ड्स जो हमने चूज़ किए हैं उसके बारे में हम सिनोनिम्स सोच सकते हैं। डू इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, यही हम करेंगे क्योंकि हमें जो 2-3 क्वेश्चन लगते हैं हमने पढ़े हैं वो हम पहले करेंगे। ये मैं नहीं करने वाला क्योंकि उस टाइम पे आप खुद अपने माइंड में कर सकते हो तैयार। आगे चलते हैं।
अभी हमने करना क्या है, लास्ट स्टेप, गो टू द पैराग्राफ इन विच यू थिंक यू माइट फाइंड द आंसर। मैं उसी पैराग्राफ में पहले जाऊंगा जिनके मैंने 2 सेंटेंस पढ़ रखे हैं और मुझे लगता है कि उनमें मुझे इसका आंसर मिल सकता है। उसके बाद मैं बाकी क्वेश्चंस को देखूंगा और वहाँ पे मुझे अगर मेरे कीवर्ड्स मिल जाते हैं, एक से ज़्यादा मेरे कीवर्ड मैच करते हैं जो मैंने क्वेश्चन में सेलेक्ट किए हैं, तो मैं उसको आंसर लगा दूँगा। तो जैसे मैंने बताया, मुझे ये वाला जो है अर्बन डिज़ाइन वाला, उनकी सिटीज़ की जहाँ बात हुई है उस पैराग्राफ का मुझे पता है, और जहाँ पे डिस्कवरी ऑफ एरर्स, जहाँ पे उन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन गलत थी, वो मुझे इंफॉर्मेशन का पता है। तो पहले मैं उन पैराग्राफ्स में जाऊँगा। वो कौन से पैराग्राफ्स हैं? जो सिटीज़ की बात हुई थी जहाँ पे उन्होंने लिस्ट दी थी, वो ये वाली है, सॉरी बी पैराग्राफ ये वाला है। यहाँ पे उन्होंने बताया है, ये लिखा हुआ सिटीज़। अब इन्होंने बताया जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, सिटीज़ वर बिल्ट दैट हैड ग्रेट बाथ, क्राफ्ट वर्कशॉप थी, पैलेसेस थे, हॉल्स थे उसमें अलग अलग जगह पे सेक्टर्स में। और क्या बताया, हाउसेज वर अरेंज किए गए थे इन ब्लॉक्स में अरेंज किए गए थे। उसके बाद लिखा है वाइड मेन स्ट्रीट्स थी वहाँ पे। उसके साथ साथ एलिवेज लिखा हुआ है, देयर ऑन वेल्स थे उनके अपने, ड्रेनेज सिस्टम था उनका। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। तो इसको ही देख के हम आगे चल सकते हैं, हमें नीड नहीं है और कुछ फाइंड करने की, क्योंकि हमारे पास जो लोकेशन है ऑलरेडी मिल चुकी है। ये डिस्क्रिप्शन दी गई है, यस ये मैच करता है, और इसमें फीचर्स बताए गए हैं उनकी अर्बन डिज़ाइन के। सिटीज़ हो गई अर्बन डिज़ाइंस, फीचर्स हो गए वो सारी लिस्ट जो प्रोवाइड की है उन्होंने हमें कि क्या क्या वहाँ पे बनाया गया था। तो इसका जो आंसर है वो हम लगा सकते हैं बी। अभी नेक्स्ट देखते हैं, हमें जो नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था कि डिस्कवरी ऑफ एरर्स की बात की है मेड बाय प्रीवियस आर्कोलॉजिस्ट। डिस्कवरी जो उन्होंने बोली थी गलतियाँ, वो इस पैराग्राफ में बोली गई थी। यहाँ से था कि फाउंड किया गया इन्वेस्टिगेशन मैनी ऑफ द आर्कोलॉजिकल साइट्स, ये डिस्कवरी है उनकी, चाहे तो इसको डिस्कवरी मान लो आप, इन्वेस्टिगेशंस वाली बात को। क्या उन्होंने फाइंड किया है, साइट्स वर नॉट वेयर दे वर सपोज टू बी, जहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं थी, ये गलती है, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग जो है उनकी अल्टर हो जाती है। इसके अलावा और भी हमें कहीं गलतियों की बात मिलती है तो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है दे फाउंड इनएक्यूरेसीज, ये अगेन गलतियाँ हैं। पब्लिश्ड जियोग्राफिक लोकेशंस, ये अगेन में भी उनकी पब्लिश की हुई लोकेशंस के बारे में है। तो इतना इनफ है आपको आंसर चूज़ करने के लिए। तो रेफरेंस टू द डिस्कवरी ऑफ एरर्स, इनएक्यूरेसीज भी मिल गया हमें, और थिंग्स जहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ नहीं थी, ये भी बोला है उन्होंने। आर्कोलॉजिस्ट की बात भी हुई है हमारे पास, ये सारा कुछ गिवन है यहाँ पे। अर्ली की बात भी हुई है, और वैसे भी हिस्ट्री की बात हो रही है तो प्रीवियस भी मिल जाता है हमें यहाँ पे। तो इसका आंसर हम लगा सकते हैं, दिस इज़ डी पैराग्राफ, डी। आगे हमारे पास जो बचते हैं वो है 29th, 28th एंड 27th में हम स्पेस दे लेते हैं। ट्वेंटी नाइन्थ में क्या बात हुई है, यहाँ पे अनदर कल्चर की बात हुई है, यहाँ पे प्रेजेंट डे एप्लीकेशन की बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिक्लाइन। ये भी मैंने पढ़ा है, आपको अगर खुद आपने की होगी रीडिंग तो आपको याद रहेगा। इस केस में मैंने किया है अंडरलाइन लाइंस को, सेंटेंसेस को, तो मुझे याद है। डिक्लाइन की बात मैंने देखी थी, हम वो पैराग्राफ देखते हैं कहाँ पे हुई है वो बात। इसमें डिक्लाइन की बात यहाँ पे हुई थी शायद, यहाँ पे जो ये नेगेटिव वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, सी पैराग्राफ, बी एंड डी तो हमने अभी यूज़ किया है पैराग्राफ्स को। सम हैव क्लेम्ड दैट मेजर ग्लेशियर्स फेड रिवर्स चेंज देयर कोर्स, इससे क्या हुआ, अफेक्ट हुआ वाटर सप्लाई वगैरह, एग्रीकल्चर, सिटीज़,
और इससे एग्जॉस्ट हो गए रिसोर्सेज उनके, ट्रेडिंग इकॉनमी ब्रोक डाउन हो गई, इन्वेजन हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारा कुछ अफेक्ट कर दिया, फूड एंड वाटर प्रोविज़न भी उनका ख़राब हो गया। अब हमें डिक्लाइन वर्ड मिलता है, हाँ यहाँ पे डिक्लाइन भी मिल जाता है, डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो रहा है कि यही है आंसर इसका। और आगे क्या देख लेते हैं, बट द फैक्ट इज़ दैट अनटिल नाउ लिटिल सॉलिड एविडेंस है इनके बारे में। क्या क्या हमें मिल गया, हमें इसमें मिल गया डिक्लाइन, ये हमें मिल गया। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो रही है, ऑलरेडी हमें गिवन है। प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशंस ही हैं ये, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोला गया है क्लेम दैट, कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं, मे भी आगे भी दोबारा से देखने को मिले, क्योंकि ये भी लिखा है सॉलिड एविडेंस नहीं है तो प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन ही है ये। यहाँ भी आगे लिखा हुआ है स्पेकुलेशन है, तो एक प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन जो है ये भी मैच कर जाता है। तो इसका जो आंसर हम सी लगा सकते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो पैराग्राफ्स पहले रीड किए फर्स्ट 2 सेंटेंसेस, उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, क्योंकि हमने आइडिया ले लिया कौन से पैराग्राफ में कौन सी बात की गई है। अभी जब हम अपने कीवर्ड्स देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि ये कीवर्ड्स जो हैं हमें उस पैराग्राफ में मिल सकते हैं, तो हम उसी पैराग्राफ में जाके बस वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ ये वहाँ पे हैं। जैसे जैसे हमें मिलते जा रहे हैं हम उसको आंसर लगाते आगे निकलते जा रहे हैं। अभी हमारे पास बचा है 28 और 29, और जो पैराग्राफ्स हमने यूज़ किए हैं उसको हम नहीं देखेंगे, ऑल्दो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, बट हम पहले वो पैराग्राफ्स को कंप्लीट करेंगे जो हमने अभी तक टच नहीं किए। और वो कौन से पैराग्राफ्स हैं, ए पैराग्राफ बचा है अभी, ठीक है, बी हम यूज़ कर चुके हैं, बी पैराग्राफ में हमने फाइंड कर लिया आंसर, सी पैराग्राफ भी हम फाइंड कर चुके हैं इसमें आंसर, डी पैराग्राफ ऑलरेडी हमने किया है अभी, ई पैराग्राफ हमने समरी के लिए यूज़ किया, हमें उसको अभी स्किप कर रहे हैं, और हमने एफ पैराग्राफ देखना है, जी हम कर चुके हैं, और एच पैराग्राफ देखना है। तो फर्स्ट पेज पहले कंप्लीट करके फिर चलते हैं सेकंड पेज पे। सो ए पैराग्राफ रहता है इसमें से सिर्फ, और ए पैराग्राफ में क्या बात हुई है, इंट्रोडक्शन थी जैसे हमने पहले देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और 5,000 ईयर्स अगो जो थे और अबैंडन हो गई उनकी सिटीज़। उसके बाद क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन सोफिस्टिकेटेड ब्रोंज एज सोसाइटी थी जिन्होंने मेगा सिटीज़ बनाई, इंटरनेशनली उन्होंने ये किया सारा कुछ। बट हमारे पास जो क्वेश्चन है हमें चाहिए इसमें प्रेजेंट डे एप्लीकेशन, और हमें चाहिए अनदर कल्चर ऑफ द सेम पीरियड, यही दो हमारे पास बचे हैं। तो ये चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं, यहाँ तक तो कुछ नहीं है ऐसा, ना अनदर कल्चर की बात की है यहाँ पे इनके साथ, ना ही प्रेजेंट डे एप्लीकेशन की बात की है। आगे देखते हैं, द लैक ऑफ इमेजरी एट टाइम, ये टाइम की बात की है, सेम टाइम में भी निकल आए, बाद में चेक करेंगे इसका मीनिंग। इसके आगे हम देखते हैं इजिप्शियंस, ये एक डिफरेंट कल्चर है, ये मैच किया जा सकता है, वर क्रेविंग एंड पेंटिंग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ देमसेल्व्स ऑल ओवर देयर टेम्पल्स इज़ ओनली पार्ट ऑफ द मिस्ट्री। सो यहाँ पे हमारे पास अनदर कल्चर मिल जाता है, यहाँ पे हमारे पास एट अ टाइम मिल जाता है, सेम टाइम है, उसी टाइम की बात की जा रही है एट अ टाइम, तो हमारे पास दो कीवर्ड्स मैच कर जाते हैं, अनदर कल्चर, सेम पीरियड। अभी ये डिफरेंस जो है ये भी हम पढ़ के पता कर सकते हैं, अगर आपको सारे कीवर्ड्स मैच करने आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, और वो मिल भी जाएगा। यहाँ पे मे भी दिया हो, इन्होंने बोला है कि ये जो बिल्ड करते थे मेगा सिटीज़, इंटरनेशनली ट्रेड करते थे, येट सीम टू हैव ऑलमोस्ट नो डिपिक्शंस ऑफ देमसेल्फ, इन्होंने कोई अपनी डिपिक्शन नहीं छोड़ी है। बट यहाँ पे इनके ऑपोजिट में बात की है, देयर लैक ऑफ सेल्फ इमेजरी एट अ टाइम, वहाँ पे उनकी लैक ऑफ सेल्फ इमेजरी जब थी उसी टाइम पे इजिप्शियंस वर कार्विंग एंड पेंटिंग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ देमसेल्फ, ये अपनी पेंटिंग्स बना रहे थे। तो ये डिफरेंस है दोनों कल्चर्स के बीच में। तो अगर आप ना भी पढ़ते तो दो कीवर्ड से आप लगा सकते थे आंसर। सो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ना पढ़ो, सिर्फ कीवर्ड्स मैच करो और आंसर लगा दो। नेक्स्ट हमारे पास बचता है 28, लास्ट वन,
और हमारे पास जो यहाँ पे बचे हुए हैं पैराग्राफ्स वो हैं एफ एंड एच। एफ पैराग्राफ जो है उसमें हमने देखा, उसमें बात हुई है लोकल स्केल प्रोसेस लिंक्ड टू रियल आर्कियोलॉजिकल लाइज अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स, और डिफरेंट इवेंट्स कौन से हैं वो है एनवायरनमेंट के, और ऊपर भी क्लाइमेट इवेंट की बात हुई है। बट हमें जो चाहिए, हमें चाहिए प्रेजेंट डे एप्लीकेशन। तो ये जो चीज़ है ये अगर हमें मिलती है तो ही हम पढ़ेंगे इसमें। वास्ट एरिया, हरप्पन सिविलाइजेशन का वेदर सिस्टम, एसेंशियल ऑब्टेन मोर क्लाइमेट डाटा। क्लाइमेट की ही बात हो रही है यहाँ पे लास्ट तक। सो बार बार क्लाइमेट को ही हाईलाइट किया गया इस पैराग्राफ में, इसमें नहीं है। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, दोबारा से कीवर्ड्स देख लेते हैं एक बार बार कीवर्ड्स देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्यूरेसी बेटर रहेगी। प्रेजेंट डे एप्लीकेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च फाइंडिंग्स भी मिलनी चाहिए और प्रेजेंट डे एप्लीकेशन भी। आर्कियोलॉजिस्ट इन यूनिक पोजीशन इन्वेस्टिगेशन और टू इन्वेस्टिगेट लिखा हुआ है यहाँ पे। हाउ पास्ट सोसाइटीज़ रिस्पॉन्डेड टू एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज, ये पास्ट की बात की जा रही है। और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ही दिया हुआ है एक हिसाब से। बाय इन्वेस्टिगेटिंग रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल प्रेशर थ्रेट वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट, हम पास्ट से सीख सकते हैं, अगेन पास्ट की बात की है। टू engage with public and relevant governmental administrative bodies to be more proactive in issues such as management, administration of water supply, the balance of urban and rural development, and the importance of preserving cultural heritage in the future. So ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। So ये पैराफ्रेज्ड है बहुत ज़्यादा, बट अब इसको लगा सकते हैं आंसर। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च फाइंडिंग्स की बात हो रही है और रेफरेंस दिया गया है टू अ प्रेजेंट डे एप्लीकेशन जो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही उन्होंने बोला है कि पास्ट सोसाइटीज़ कैसे रिस्पोंड करती थी एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक चेंज को, ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो। और इसको इन्वेस्टिगेट करने से जो रिस्पॉन्स थे एनवायरमेंटल प्रेशर्स के एंड थ्रेट्स के, उससे हम सीख सकते हैं। सो ये है प्रेजेंट डे एप्लीकेशन जो कि अप्लाई किया जा सकता है फ्रॉम द पास्ट, और उससे एंगेज कर सकते हैं। सारा कुछ बोला है, पब्लिक को, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को, और क्या क्या चीज़ों में हेल्प हो सकती है और फ्यूचर उससे बेटर हो सकता है। सो ये सारा जो है ये सेम मैच कर जाता है, बट ये पैराफ्रेज्ड है एच। सो यही तरीका है इसको करने का, बट इसको जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे स्ट्रैटेजी को तभी ये काम करेगी। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि जो स्ट्रैटेजी हम बताते हैं मे बी वो किसी के लिए काम करती है, किसी के लिए नहीं काम करती। और जिन लोगों के लिए काम करती है इस वजह से करती है क्योंकि वो उस स्ट्रैटेजी को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसको मास्टर करते हैं, और जब तक उसमें वो एक्सपर्ट नहीं बन जाते तब तक उसको अप्लाई करते रहते हैं। अगर आप भी अप्लाई करोगे, बार बार करोगे इसको अप्लाई, तो आप ज़रूर इसमें ईज़िली फाइंड कर पाओगे आंसर, इस क्वेश्चन टाइप में एक्यूरेसी बना पाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ। ये जो है स्ट्रेटजी, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, मैंने पहले भी शो की थी, और इसको आप बार बार सामने रख के जब भी आप सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को तो इसको यूज़ करो। थैंक यू।